साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ आज शाम गोरखनाथ मंदिर से पारंपरिक विजयदशमी जुलूस का नेतृत्व करने के लिए रथ पर सवार होंगे। सीएम योगी गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने रथ पर सवार होंगे। शोभा यात्रा में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसमें शामिल सभी लोगों का पास बनेगा। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। गोरक्षपीठाधीश्वर की बारात गाजे बाजे, ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के बीच मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी और यहां पर पहुंचकर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर में देवाधिदेव देव महादेव का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद उनका जुलूस मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगा। वह यहां चल रही रामलीला में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसके साथ ही भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की पूजा कर आरती भी की जाएगी। तो दशहरे के पर्व पर आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, जिसमें वो आज गोरक्षपीठाधीश्वर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें एक अलग रूप में देखा गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वे अपने कार्य को निर्वहन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर में पहुंचेगी, जिसके बाद वहां पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री वहां पर राम भगवान और सीता माता की आरती भी करेंगे। तो तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। तो ये बता दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक अलग स्वरूप में देखा गया है, जहां पर वो पीठाधीश्वर का दंडाधिकारी के रूप में अपने कार्य का निर्वहन करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, यहाँ पर नाम परंपरा की सबसे जो शीर्ष संस्था होती है उसके वो पीठेश्वर है अध्यक्ष। इसके नाते यहाँ पर उनको एक अलग सा सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के गोरा पीठ भी है, तो इस नाते उनको यहाँ पर सम्मान मिलता है। और आज विजयदशमी पर्व के दिन उनको दंडाधिकारी के रूप में देखा जाता है और संत समुदाय की तमाम जो समस्याएं होती हैं, जो उनके बीच के विवाद होते हैं, उसका निस्तार यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पदाधिकारी के रूप में, दंडाधिकारी के रूप में करते हैं। जी, तो देखिए, जहां पर आपने बताया कि आज एक अलग अदालत की तरह बैठाया जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? जन समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनका तिलकोत्सव हो चुका है और तिलकोत्सव के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है शोभा यात्रा के लिए निकलेंगे और शोभा यात्रा के दौरान वो पारंपरिक वेशभूषा निकालते हुए टोपी भी पहनेंगे, माला भी पहनेंगे। इसके अलावा जो उनका तिलकोत्सव भी होगा, तिलकोत्सव के साथ साथ वहाँ पर वो आगे भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ फिर वो रथ पे सवार होंगे। रथ पे सवार होकर वो रामलीला के क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहाँ पर भगवान राम का अभिषेक भी करेंगे। इसके साथ साथ जो संतों की समस्या है उसका निस्तारण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नाथ संप्रदाय के दंडाधिकारी के रूप में करेंगे। तो बताया जा रहा है कि 4 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी और क्या कुछ गोरखपुर में उनका कार्यक्रम होने वाला है? तो हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से दोबारा हम कोशिश करेंगे। गौरव, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर है गोरखपुर में। आगे और उनका क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं वहां पर? कार्यक्रम की अगर बात करें तो वहाँ पर जनता दरबार के अलावा वहाँ पर संगठन के पदाधिकारी बैठक की यहाँ पर होगी। आज ही बैतूल कार्यक्रम वहाँ पर है, जहाँ पर मुख्यमंत्री एक दंडाधिकारी देखे जा रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर जो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष को पूछे जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, सांसद होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर भी है और वो जिम्मेदारी वो यहाँ पर निभाते चले आए। और हमें यहाँ पर देखा है कि नवदुर्गा के बहुत ज्यादा उन्होंने यहाँ पर पूरी चीजें कल उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्या को उन्होंने भोजन कराया, तो उनके पैर धुले, तो इस बार उनको उपहार दिए थे। तो जो तमाम परंपरा है, जो तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री पूरा करते हैं
और जो सभ्यता संस्कृति उसका भी निर्वहन हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, चाहे वो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे गोरक्षनाथ के रूप में हो, और चाहे सपने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में। जी देखिए, बताया जा रहा है कि रामलीला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई है वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री वहां पर तैयारियां वहां पर बहुत बेहतर तैयारियां है। बड़ी संख्या में पुलिस जवान लगाए, पीएसी लगाए गए हैं, एनएसजी वहां पर तैनात है, एसकेएफ और एटीएस की वहां तैनात की गई है। बड़ा कार्यक्रम होता है क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर एक रथ यात्रा में भी शामिल होते हैं, वहां पर नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष के रूप में, तो निश्चित रूप से वहां पर तमाम तरह की तैयारी वहां पर की गई। तो वहां पर प्रस्तुत कार्यक्रम हो चुका है, संत और समुदाय को आशीर्वाद दे चुके हैं। अब यहाँ पर वो रथ यात्रा के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां पर भगवान श्री राम का वो अभिषेक करेंगे, उसके बाद वो अन्य कार्यक्रम में हिस्सा देंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर रावण जयंती कार्यक्रम भी वहां होने वाला है। और हम हमेशा देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब भी जो नवरात्र होती है, नवरात्र के समय दशहरा भी वहीं मनाते हैं, और लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कि दंडाधिकारी को उसके अधिकार वहां पर एक जिम्मेदारी होती है, उसको बेटा अपनी जिम्मेदारी होती। देखिए, दशहरे का पर्व है, तमाम जो बड़े बड़े नेता है, चाहे प्रधानमंत्री खुद हुए, आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो कौन कौन से लोग शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर? अगर बात करें तो वहां पर कई सांसद भी वहां मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पदाधिकारी है गोरखपुर के वहां पर मौजूद है, राधा मुंडा अग्रवाल भी वहां पर मौजूद है। इसके अगर बात करें तो वहां पर ब्रजेश पाठक की बड़ी संभावना है, हालांकि ब्रजेश पाठक का हरकत जो सीएम उनका कार्यक्रम आज अयोध्या में भी है। इसके अलावा उनकी कैसे विधायक गोरखपुर वहां पहुंचे, इसके अलावा सांसद भी वहां पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम है, और बीजेपी पदाधिकारी के साथ साथ आरएसएस के तमाम वहां पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ वहां पर बड़ी संख्या में संत समुदाय भी शिरकत कर रहेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी, लोकसभा सांसद डिंपल यादव और बच्चों के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि अखिलेश यादव के उत्तराखंड आने की सूचना पर दर्जनों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। यहां उन्होंने भानियावाला निवासी साहिल कुरैशी को कजाकिस्तान में पावरलिफ्टिंग में बेहतर प्रदर्शन करने पर सम्मानित भी किया। एयरपोर्ट पर बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तराखंड में उनका संगठन अधिक मजबूत नहीं है, लेकिन इस पर कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सरकारी नौकरियों में लाभ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। देखिए, हमारी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन पार्टी रही है, और एक समय ऐसा था जब हरिद्वार से समाजवादी पार्टी का सांसद भी था। अब अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फौज के जवान हैं। क्या बीजेपी को याद नहीं कि बीजेपी ने जवानों के लिए क्या कहा था? और फिर उसके बाद पहला अग्निवीर 19 साल का शहीद हुआ पंजाब का। आज मैं जो अखबार पढ़ा हूँ, सुबह एक अग्निवीर और शहीद हुआ है। क्या अग्निवीर को शहीद की दर्जा और वो सुविधाएं जो शहीदों को मिलती थी क्या मिलनी चाहिए? आज हम समाजवादी लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिस समय जीतेंगे, सरकार बदलेगी। जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, जिस तरीके से वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान महसूस होता था, सीमा की रक्षा के लिए गरीब बेटा जाता है, उसको वही सम्मान देंगे। और हमें याद है कि नेताजी का ही वो फैसला था जिसमें फौजी पूरे सम्मान के साथ अपने घर गांव पहुंचाया जाता है। इसलिए समाजवादी लोग अपने पुराने कामों को लेकर के जो बड़े बड़े फैसले लिए उनको लेकर के उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेशों उसमें जरूर जाएंगे। मान लिया तो हम किसी को नाराज कर रहे हैं क्या? हम अपनी विचारधारा को लेके जा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव, वो उत्तराखंड के दौरे पर है, ऋषिकेश पहुंचे और वहां पर उनके साथ ही जो संगठन के और कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, वो वहां पर मौके पर मौजूद है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आज वो ऋषिकेश में गंगा स्नान करने के बाद त्रिवेणी में, उसके बाद फिर वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक भी करेंगे। ऐसे में वो वहां पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोला उन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। अब चुनावी रणनीति को देखते हुए अखिलेश यादव उत्तराखंड में पहुंचे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए वो उत्तराखंड पहुंचे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये निकल के आ रही है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं, तो वहां पर वो अपने संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पहले उनके समाजवादी पार्टी का एक सांसद हुआ करता था वहां, तो इस तरीके से वो अब 2024 में अपने पार्टी को वहां से मजबूत करना चाहते हैं। जी देखिए, अग्निवीर में शहीद हुए जवान को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार वापस सत्ता में आती है तो अग्निवीर जैसी प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने ये तो घोषणा की ही है कि अग्निवीरों के पास जिस तरीके से जो हो रहा है उसको लेकर के जब उनकी सरकार बनेगी तो इस प्रथा को खत्म करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जो चीज कहते हैं वो सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं जनता उसमें उनकी दूरी नजर आती है। तो ऐसे में जनता पर वो भरोसा न जता पाने के कारण ही उनका उत्तर प्रदेश से टुकड़ा साफ हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जगह साबित की और 0-1 नहीं, योगी 2.0 की भी सरकार बनी। तो मुख्यमंत्री इस समय जो मौजूदा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोनों की अगर समानता की जाए तो इस समय जनता काफी पसंद कर रही है मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो अब वो संगठन को अपने मजबूत करना चाहते हैं। वो क्या रूपरेखा बनाया उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर के, हालांकि जब नेताजी थे तब उन्होंने इस संगठन को बनाने के लिए उत्तराखंड के नैनीताल में जब समाजवादी पार्टी का जब नींव रखा गया तो पहला बैठक उन्होंने नैनीताल में किया था। तो ऐसे में जो मामले हुए, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उत्तराखंड में जब उनका गिराफ गिरा तो 1994 का दंगा हुआ था, रामपुर के प्याहा कांड, गोलीकांड हुआ था, उससे समाजवादी पार्टी की राशि किरकिरी होती, जिसके बाद से उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी को पसंद करना बंद कर दी। जी देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच उन्होंने ये भी बात कही, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी पार्टी को संभावना तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यानी कि लगता है कि उत्तराखंड में अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं 2024 की रणनीति को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ रजनी है कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश को संभालना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका सूत्र साफ हुआ है, अब उनके पास सांसद की भी कमी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तराखंड में तो वो पहले से कह रहे हैं चीज को कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी, उनका संगठन मजबूत नहीं है, जिससे वो संगठन को मजबूत करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि जो जानकारी अभी मिल पा रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तराखंड में रहेंगे और वहां का संगठन को विस्तार करेंगे और संगठन को और मजबूत बनाएंगे, ताकि 2024 में जिस तरीके से वो जद्दोजहद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो 80 लोकसभा सीटें उनको जीता जाए। INDI का गठबंधन भी है साथ में, रार भी आपको देखने को मिला कि अभी गठबंधन बना है ताजा और बीच में ही रार हो गई। वो अपने मन से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और पार्टी जो गठबंधन पार्टी है वो जो सीटें दे रही है उस सीट पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही। तो ऐसे में अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में किस तरीके का वो अपना पांव जमा पाते हैं ये तो जनता भी तय करेगी, क्योंकि जब 2024 का जब चुनाव होगा तो उस समय किस पार्टी ने क्या काम किया है जनता के लिए, जनता के बीच में किनको मूलभूत सुविधाएं मिली है, क्या बुनियादी ढांचा बना है और क्या एजेंडा होगा, किस मैनिफेस्टो के तहत पार्टियां चुनाव लड़ रही है और किन्होंने क्या पूरा किया, ये जनता तय करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तराखंड के दौरे पर हैं, वो लगातार इस चीज को मजबूत करने में लगे हैं कि उनका संगठन वहाँ पर मजबूत। जी, खिलाड़ी का उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि अगर उनकी सरकार बनती है तो खिलाड़ियों को ध्यान दिया जाएगा और उन्हें सरकारी नौकरी भी दिलाई जाएगी। देखिए, ये तो कोई भी पार्टी होती है तो इस तरह का घोषणा करती रहती है। अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान होगा। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महोत्सव का भी आरंभ किया गया, पूरे देश में बल्कि विश्व से खिलाड़ी आए खेले। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की नजर उस पर बनी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खेल को इतना प्रोत्साहन दिया, योगी आदित्यनाथ है अभी जितने खिलाड़ी थे उनको एक अच्छी धनराशि भी दी और उनको एक अच्छा उपहार भी दिया। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अपना एक मैनिफेस्टो जो तैयार किया है कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो जो खिलाड़ी है खिलाड़ियों को वो नौकरी देने का काम करेंगे। तो अब ये सरकार कब और किसकी बनती है तो समय बताएगा। फिलहाल अभी अखिलेश यादव अपनी पार्टी का पैठ बनाने के लिए उत्तराखंड में पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया है। समाजवादी पार्टी के अधिकारी ट्विटर एक्स हैंडल पर अखबारों की कुछ कटिंग के साथ ये कटाई की गई है और ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि योगी सरकार में यूपी के नंबर 1 व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, जिसके बाद 2 जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली की खबरों की हेडिंग लिखी गई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। सोमवार को भी उन्होंने कहा था कि प्रदेश में संक्रामक बीमारियों की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। डेंगू, मलेरिया, बुखार के मरीजों की अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीज बिना इलाज और जांच के इधर उधर भटक रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज और जांच की व्यवस्था न कर पाने वाली बीजेपी सरकार बयानबाजी करती रहती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर हमला बोला गया है उत्तर प्रदेश में। डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उसके सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को निशाना साधते रहते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार दर्जनों के मामले डेंगू के लखनऊ में मिलते जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं स्वास्थ्य के प्रति, बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दिशा निर्देश देते हैं। तमाम चीजें तय की जाती है सरकार के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ा भी जा रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की जा रही है जिससे लोगों के स्वास्थ्य के जीवन पे बेहतर असर भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां अभी भी बनी हुई है। जिस तरीके से अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू और भी ज्यादा संक्रामक और आक्रामक होते चला गया है। अगर बात करें तो इसके अलावा राजधानी लखनऊ के जिला अस्पतालों में एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। इस सब पर भी उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और जो इसके पहले अगर बात करें, जब हमने खुद इस चीज की पड़ताल की थी तो राजधानी लखनऊ के किसी भी अस्पताल में, जिला अस्पताल में एमआरआई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं, तो मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको निजी संस्थानों में एमआरआई के लिए जाना पड़ता है। उनकी जेब पर जेब ढीली होती है। सीधा जो है असर बात की जाए तो तीमारदारों और मरीजों की जेब पर होता है। अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज या राम मनोहर लोहिया जैसे संस्थानों की, तो यहाँ एमआरआई की व्यवस्थाएं तो है, लेकिन नंबर जो है महीने 2 महीने बाद आता है। ऐसे में कुछ लोग वेट करते हैं या फिर कुछ लोग फिर से निजी संस्थानों में जाके एमआरआई कराते हैं। तो बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की उत्तर प्रदेश की तो बहुत सारी चीजें पहले से बदली हुई हैं, लेकिन डेंगू को कंट्रोल करने के मामले में इस बार कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को। पिछली बार से ज्यादा डेंगू आक्रामक और संक्रामक होते जा रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा विवेक आपने कि जिस तरीके से सरकार तमाम तरह के योजनाएं निकालती है ताकि जनता तक वो सारी सुविधाएं पहुंच सके, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। और देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी स्वास्थ्य में बड़ी बदहाली देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं बेहाल होती हुई नजर आ रही हैं डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी। देखिए, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट से साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से बात करें तो एक एक महकमे पे चीजें निकल के सामने आ रही है, एक एक डिपार्टमेंट में चीजें निकल के सामने आ रही है। ऐसे में अगर पहले पूर्ववर्ती सरकार की अगर बात की जाए, जब अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में भी तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं पे बात की जाती थी। बात की जाए तो जिस तरीके से आज खुद अखिलेश यादव स्वास्थ्य महकमे की कमियां गिना रहे हैं, उस समय भी तमाम प्रकार की कमियां थी जो धीरे धीरे दुरुस्त होती गई। हर सरकार कुछ न कुछ स्वास्थ्य महकमे में कोई बेहतर योजना लेके आती है लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए, जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन कुछ न कुछ कमियां जो है वो रही जाती है। इस बार जिस तरीके से डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाया है, अगर बात करें तो कल की डेट की बात करें तो लखनऊ में 32 नए डेंगू के मरीज जो है वो मिले थे। इस प्रकार लगातार रोजाना लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या जो है दर्जन भर के सामने आ रही है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार डेंगू अपना कहर दिखा रहा है, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं डेंगू को लेकर? अस्पतालों में डेंगू के डेडिकेटेड वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो डिप्टी सीएम ने कहा है कि कोई भी मरीज जो है अस्पताल लौटाए ना,
उनको बात की जाए तो चेकअप करके अगर एडमिट करने की स्थिति में है तो उनको एडमिट की जाए। साथ ही साथ डेंगू से बचने के भी तमाम जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएमओ लेवल पे, सभी सीएमओ सीएमएस को इसके लिए बाकायदा पहले भी आगाह किया जा चुका था। इसके साथ अगर बात की तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई की व्यवस्था जो पूरे शहर में कराया जाता है। इसके अलावा एंटी लार्वा और फॉगिंग का छिड़काव करे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं, जो सामाजिक मुद्दों पर अपना विचार रखते हैं। अयोध्या में विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले जगत गुरु परमहंसाचार्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारने का बयान दिया था, उस पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने तंज कसा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डीजीपी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या डीजीपी और यूपी पुलिस छुट्टी पर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट कानून गोमती में बह गया है? आपको बता दें कि अयोध्या में चर्चा में बने रहने जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक विवादित बयान दिया था। आचार्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गला काटने के लिए कहा था और साथ में गला काटने वाले को 25 करोड़ इनाम की घोषणा भी की थी। इस पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक्स पर एक पोस्ट किया। जो कुमार विश्वास का एक्स पर पोस्ट किया अब वायरल हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, कुमार विश्वास ने पोस्ट किया और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को लेकर बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है। देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से बात की जाए कुमार विश्वास की, तो जिस तरीके से कुमार विश्वास के द्वारा जो कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के एक जो बयान अपना जारी किया गया, क्योंकि जो पोस्ट के जरिए उसमें साफ तौर से जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि अभी तक हमारे यूपी को कार्यवाहक डीजीपी ही मिला है, स्थायी डीजीपी नहीं मिल पाया। दूसरी चीज, जो कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठा है, तो उस सवालों को लेकर के लगातार विपक्ष, जो बात की जाए, विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। और अगर बात की जाए कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के, तो इन सभी मामलों को लेकर के जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमारे यूपी को सबसे फिलहाल इस कार्यवाहक डीजीपी को लेकर के जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष पार्टियां है वो हमलावर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमारे यूपी को किसी तरह का कोई स्थायी डीजीपी नहीं मिलता है। या इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये सरकार ही ज्यादा समझ सकती है। क्योंकि जो कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से अपराधियों पर रोकथाम की बात की जाए, तो उसके लिए कई गठन भी किए गए थे, पर उस गठन के बाद लगातार कार्रवाइयां भी हो रही है। और उसके बावजूद जिस तरीके से कुमार विश्वास के द्वारा एक पोस्ट किया गया है, तो उस पोस्ट के बाद लगातार कुछ हमलावर होने की बात की जाए, वो भी लगातार हमलावर हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए अयोध्या के जो रामदास जी, तो उनके द्वारा जो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जो विवादित बयान दिया गया था, उनकी हत्या को लेकर के बयान दिया गया था, उसके साथ ही नाम उन सभी मामलों को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सभी मामलों को लेकर के कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहा है, तो उस कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी होता है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए जो टीम बनाई गई थी, वो लगातार उस मामले में लगातार कार्रवाइयां भी कर रही थी, लेकिन उन कार्रवाइयों के बीच में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही थी जिस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, चाहे बात की जाए सफेद पोस्ट नेताओं से जुड़ी हुई या फिर धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई। क्योंकि जिस तरह से जो बयानबाजी सामने आ रही थी, उन बयानबाजियों को लेकर के ही ये मामला लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। जी, अब देखिए, कहीं ना कहीं परमहंसाचार्य जिन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, तो वहीं उन्होंने पलटवार भी किया कि वो साधु के भेष में एक अपराधी घूम रहे हैं, वो साधु का बस भेष लिए घूम रहे हैं। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो साधु भेष की बात की जाए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या को लेकर के बात की जाए या फिर इनाम देने की जो घोषणा की बात की जाए, क्योंकि जो अगर बात की जाए तो इस तरीके के लगातार जो विवादित बयान है वो सामने आते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा कई विवादित बयान भी दिए जा चुके हैं, फिर चाहे धार्मिक से जुड़े हुए हों या फिर पार्टियों से जुड़े हुए हों। तो इसी तरह अब जो महान दास की अगर बात की जाए, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, उनके द्वारा भी कई बार इस तरह के बयान दिए जा चुके हैं और विवादित बयान को लेकर के कई बार वो सुर्खियों में भी आए हैं। फिलहाल अब सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लगातार जो पोस्ट वायरल की जा रही है, उसको लेकर के जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी हमलावर होती है। इसके साथ अगर बात की जाए जो मशहूर साहब की, वो भी लगातार हमलावर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठ रहा है, तो कानून व्यवस्था पर सवाल जो उठता है, तो उसके बाद जो पुलिस विभाग की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो उस
मामलों को लेकर के आके सरकार क्या कुछ सच होती है या कुछ कानून व्यवस्था की बात की जाए, कानून व्यवस्था को जो ध्वस्त होने की जो बात की जा रही है उसको लेकर के क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाते हैं। जी, यानी कि कल ही मशहूर कवि का इस तरीके से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, इसको अगर किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने इनके निकाले जाएं? देखिए, जिस तरीके से एक पर जो पोस्ट किया गया है उस पोस्ट को लेकर के साफ तौर से उन्होंने जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात की जाए यूपी में जिस तरीके से अभी इस बीच लगातार जो कानून व्यवस्था की बात की जाए लगातार बिगड़ता जा रहा था, उस चीज को लेकर के लगातार जो बात की जाए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, उनके द्वारा भी लगातार जो बात की जाए एक्सपोर्ट पे उससे लगातार हमलावर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। यानी कि बात की जाए जिस तरह से इस बीच विपक्ष पार्टियां जितनी भी है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, सपा की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, सभी के द्वारा लगातार हमला बोला जा रहा है। तो इन सभी हमलों को लेकर के कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है, जिस तरीके से पोस्ट पर उन्होंने जारी किया तो उसको लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। तो कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठ रहा है तो उसको लेकर के अब जो सख्ती बरतने की बात है वो सख्ती आखिर कब तक बरती जाएगी, या तो जिस तरीके से सोशल मीडिया की जो निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भड़काऊ पोस्टों की बात की जाए, भड़काऊ पोस्ट जो जारी किए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन आखिरकार जिस तरीके से अभी जो हत्या करने को लेकर के जो बाकायदा इनाम देने की जो घोषणा की जा रही है, इन सभी मामलों को लेकर के आखिर जो कानून व्यवस्था है उसको ध्वस्त कहा गया है। तो इस पर आप देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में किस तरह की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई क्या रहेगी और क्या कुछ गिरफ्तारियां होंगी या फिर इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आएगा, क्या इसकी जांच की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।